हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम फिर से एक और ग्रामर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करा चुकी हूँ जो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं और उसकी प्लेलिस्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। आप चाहो तो उन सभी ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हो जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज को पूछा जाता है, उसमें सभी एग्ज़ाम्स में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सेम पैटर्न में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ग्रामर जो लैंग्वेज है मतलब वो हर एक एग्ज़ाम में सेम रहती है, उसके कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं है एसएससी के लिए ग्रामर अलग है और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अलग है। ठीक है, तो बस थोड़ा लेवल का फ़र्क हो जाता है, उससे अलग और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड लेट मी गो। देखिए, इस सेंटेंस की नरेशन हमें चेंज करनी है। ठीक है, ये नरेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सी फॉर्मेशन में है अभी, ये है अभी डायरेक्ट फॉर्मेशन में। अब इसे डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसा कि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मेशन वाले सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और दूसरी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, अभी रिपोर्टेड स्पीच के अगर टेंसेस चेंजेस हैं, सॉरी, अगर जो सेंटेंस है वो चेंज है। सपोज करिए अगर सेंटेंस असर्टिव है तब रूल बदल जाता है, मतलब रूल कुछ और होगा। और अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है तब रूल कुछ और होते हैं। इसी तरीके से जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच कैसी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पर रूल कुछ और होगा। जैसा कि अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी असर्टिव सेंटेंस में है तब हम इन्वर्टेड कोमास को हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में है तब हम इन्वर्टेड कोमास को हटाकर, अगर टाइप 1 वाला इंटेरोगेटिव है, मतलब जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आ रही हो उस टाइम पर इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम इफ या फिर वेदर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इसी तरीके से जैसे कि हमारी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच किस में है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में है। अब अगर यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जब इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई स्पेशल कंजंक्शन का यूज़ नहीं होगा। बस इसमें कंजंक्शन जो वो लगेगा टू को एज अ कंजंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो और जैसा कि हमारी रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो यहाँ पर सेंटेंस को हम उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे अब हमारे रिपोर्टिंग में अब क्या है, ही सेड, तो इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। अगर सेड टू या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही सेड टू मी, सपोज करिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इस तरीके से होती, ही सेड टू मी। देन हम क्या करते हैं, हम इस सेड टू को सेंटेंस की फीलिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें पता चलता है कि या तो कोई एडवाइस दे रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर सजेशन दे रहा होता है। तो अगर इस तरीके की फीलिंग आती है तो उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग सेड टू को चेंज कर देते हैं। सपोज करो अगर सेंटेंस में एडवाइस की बात की जा रही है तो यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे हम एडवाइज्ड में। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ वगैरह आ रहा है, जैसे प्लीज़ लेट मी गो, अगर इस तरीके से होता तब हम सेड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। ठीक, इस तरीके से हम इन्हें चेंज करते हैं। अभी अगर हम यहाँ देखें तो सेड के साथ टू तो लगा ही हुआ नहीं है, तो हम इसे तो हटा देंगे। अब सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर सेड के साथ, सॉरी जस्ट अ मिनट, अगर सेड के साथ कोई कंजंक्शन के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो सेड का सेड ही रहने देंगे, ही सेड। उसके बाद क्या आएगा, आ रहा है टू लेट मी गो। अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो आ रहा है ही आस्क्ड टू गो। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी टू लेट हिम गो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए,
इसमें अगर हम देखें लेट मी गो, तो इसमें मतलब पूछा जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट की भी फीलिंग आ रही है एक तरीके से कि मुझे जाने दो, ठीक। तो इसमें हम आस्क्ड का भी यूज़ कर सकते हैं कि ही आस्क्ड मी टू लेट मी गो। जब देखिए यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि इसमें भले ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट साइलेंट है, तो उस अकॉर्डिंग सी लगाया है हमने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ही आस्क्ड मी टू लेट हिम गो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज माई फ्रेंड प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। ओके, अभी इसकी भी फॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, नरेशन का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और ये सेंटेंस अभी किस फॉर्मेशन में है, ये अब इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में है, जिसे हमें डायरेक्ट फॉर्मेशन में वापस से चेंज करना है। सेंटेंस है माय फ्रेंड प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। ओके, तो प्रेड के लिए देखिए जब हम यहाँ पे प्रेड लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मेशन में क्या लगेगा, ऑब्वियस ही बात है सैड ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें वापस से सैड हो जाएगा प्रेड का, तो माय फ्रेंड सैड, देन कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसके बाद क्या आना चाहिए, गॉड माइट हेल्प मी, तो क्या आएगा, मे गॉड हेल्प यू। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज ही बेड मी गुड बाय। देखिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की नरेशन है, अगर हम बात करें तो ये नरेशन से ही है सेंटेंस, और यहाँ पर सेंटेंस किस फॉर्मेशन में है, सेंटेंस है इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में, और उसको हमें वापस से डायरेक्ट फॉर्मेशन में चेंज करना है। ही बेड मी गुड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर बेड मी को हम वापस से सैड टू में ही चेंज कर देंगे, ही सैड टू मी गुड बाय। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ही सैड टू मी गुड बाय। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए अब यहाँ से एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस शुरू होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट है हमारी, सेंटेंस है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। देखिए अब आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव में है, तो हमें देखिए पैसिव में ही चेंज कर रहा है, वैसे सीधे सीधे बता दिया गया है इसमें कि सेंटेंस किस में है, अभी सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो ये अभी एक्टिव वॉइस में है और इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। अभी देखिए पैसिव वॉइस का रूल जैसा कि सबको पता ही है, मी को हम एज अ सब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को हम एज अ सब्जेक्ट ले जाएंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। अभी हमें सेंटेंस का टेंस पहचानना है। टेंस अगर हम देखें सरप्राइज्ड और उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी है, तो ये पहचान किसकी होती है, ये पहचान होती है सिंपल पास्ट टेंस की, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। और ध्यान से सुनिए, जो सिंपल पास्ट टेंस होगा जब हम उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब एक यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। वो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो वाज यूज़ होगा या फिर वर यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी जैसे हम यहाँ देखें आई को हम इंग्लिश में एक एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी मानते हैं, वाज स्पेशली आई के साथ हम वाज का यूज़ ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज, आई वाज, आगे क्या आ सकता है, सरप्राइज्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। देन फिर क्या यूज होगा, योर इंटेलिजेंस है ना, तो बाय योर इंटेलिजेंस भी बन सकता है बेसिकली। तो देखिए तो इसमें किस तरीके से अगर हम देखें तो ये ऐसे भी बन सकता था, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेंटेंस की फॉर्मेशन आई एम सरप्राइज एट योर इंटेलिजेंस, देखिए बेसिकली यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग एरर हुई है, कि आई वाज सरप्राइज होना चाहिए। ओके, आई वाज सरप्राइज एज योर इंटेलिजेंस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो एट ही आएगा यहाँ पे, बाई का यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये सेंटेंस का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसमें एम की जगह पर वाज यूज होना चाहिए, वाज यूज होना चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
तो सेंटेंस है हमारा आई फाउंड हिम स्लीपिंग। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, जैसा कि आपको पता ही है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को ही हम एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम हिम को जब एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है। अभी हमें सेंटेंस का टेंस पहचानना है। आई फाउंड यानी कि फाइंड की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो यहाँ भी कौन सा टेंस है, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज हो रहा है। और अगर सिंपल पास्ट टेंस हो और उसकी वॉइस चेंज करनी हो हमें, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम वाज या फिर वर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए वाज। तो ही के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज। ओके, और जैसा कि आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी फाउंड, जैसे फाइंड की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होती हैं, तो यहाँ पे फाउंड का फाउंड ही रहने वाला है। ओके, आई वॉज फाउंड, सॉरी ही वॉज फाउंड, आगे क्या है, स्लीपिंग बाय मी। ओके, स्लीपिंग बाय मी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज फाउंड स्लीपिंग बाय मी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर। तो क्या आना चाहिए, देखिए फिलर्स से क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है बेसिकली, और हमें इसे पहचानना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पे करेक्ट होगी। तो देखा जाए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास शैल फाइंड, सेकंड है इज सॉ, नेक्स्ट है इज फाइंडेड एंड नेक्स्ट इज वॉज फाउंडेड। तो देखिए शैल फाइंड, ही के साथ तो कभी शैल यूज भी नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब बचते हैं हमारे पास तीन ऑप्शंस। अब ये देखिए यहाँ पे सिटिंग बिसाइड अ रिवर, बेसिकली ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में है। ठीक, अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि बी की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, इन द सेंस इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी की फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे इज या वाज में से यूज होगा। ठीक है, और सॉरी इसमें फाइंड इट तो होता नहीं है, इज फाइंड इट तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इज लगाएं भी सपोज कीजिए, लेकिन फाइंड की सेकंड फॉर्म तो फाउंड होती है, फाइंड इट तो नहीं होती, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास इज शॉ या फिर वाज फाउंड। तो देखिए सी की जो फॉर्म होती है ना, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा एंड थर्ड फॉर्म इज सीन। तो हमें किस में चेंज करना है, हमें इसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में बनाना है। ठीक है, और पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे तीन ऑप्शन इसी तरीके से रॉन्ग हो गए। हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, वाज फाउंडेड, ही वाज फाउंडेड सिटिंग बिसाइड अ रिवर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 is you go first and I dash you. तो क्या आना चाहिए, shall follow you, shall following you, am following you या am follow you? What is the correct answer? बेसिकली आपको हर एक टेंस के बारे में पता होना चाहिए, उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, या फिर वर्ब में आईएनजी ऐड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे फिलर्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस है यू गो फर्स्ट एंड आई के साथ अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो शैल का यूज होता है। ठीक है, और शैल के साथ क्या आता है, V1। ठीक है, और V1 में हम कोई आईएनजी वगैरह कुछ नहीं ऐड करते, तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो शैल फॉलो है, शैल फॉलोइंग तो नहीं होगा। ठीक है, एम फॉलोइंग भी नहीं होगा, आई एम फॉलोइंग यू, तो ये रॉन्ग है, एम फॉलो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यू गो फर्स्ट एंड आई शैल फॉलो यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, बेलिकोज। देखिए यहाँ पर सिनोनिम बताना है आपको बेलिकोज का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलिकोज। ठीक है, ऑप्शंस हैं कॉशियस, शाइन, रस्टिक या फिर वार लाइक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। बेलिकोज किसे कहते हैं,
यस, बेलिकोज कहते हैं जो बहुत ही झगड़ालू किस्म के व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम मीनिंग समझें तो इसका मीनिंग होगा वार लाइक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल ऑप्शन। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और ब्लैंक को फिल करना है। सेंटेंस है शी हैज़ बीन लिविंग हियर डैश द डेथ ऑफ हर मदर। तो क्या आएगा? अंटिल द डेथ ऑफ हर मदर, unless the death of her mother, for the death of her mother, या since the death of her mother. What is the correct answer? देखिए, अगर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को छांटना है तो यहाँ पर फोर का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। ना ही अनलेस यूज होगा, ना ही अंटिल। इसका करेक्ट आंसर है सिंस। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस द डेथ ऑफ हर मदर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कैन अ वुमन लिव डैश सोल इन डेड। ऑप्शन है हुज, विच, whom, वेयर। तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन करेक्टली यूज होगा यहाँ पर? कैन अ वुमन लिव डैश सोल इज डेड। तो क्या आना चाहिए? विच सोल इज डेड, हुज सोल इज डेड, या फिर वूम सोल इज डेड, या वेयर सोल इज डेड। यस, इसका करेक्ट आंसर है हुज, ठीक है। कैन अ वुमन लिव हुज सोल इज डेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, टिक दी करेक्ट इन्फिनेटिव। देखिए यहाँ पर हमें इन्फिनेटिव छांटना है। जैसा कि आपको पता ही होगा, वर्ब की टोटल कितने टाइप्स होते हैं? एक नॉन फाइनाइट और एक फाइनाइट, ठीक है। वर्ब टू टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के देयर आर थ्री पार्ट्स। ओके, थ्री पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट इज पार्टिसिपल, सेकंड इज इन्फिनेटिव और थर्ड इज जेरेंड, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव देख लेते हैं कौन सा यूज होगा। आगे दिया हुआ है डैश इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर। तो क्या आएगा? सेइंग प्रेयर, टू प्रे, प्रेइंग, या बीइंग प्रेइंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, एक बात को आपको स्पेशली समझ कर रखना है कि अगर कहीं भी आपको इन्फिनेटिव मिलता है तो वहां पर क्या होगा? कोई वर्ब एज अ नाउन यूज हो रही होगी, लेकिन उसके साथ टू जरूर ऐड होगा। इन्फिनेटिव की ये मोस्ट पहचान है कि जब कभी भी कोई वर्ब एक नाउन की तरह यूज हो रही है और उसके साथ टू यूज हुआ हो तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और यदि कोई वर्ब एक नाउन की तरह यूज हुई हो और उसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ हो तो ये क्या हो जाएगा? जेरेंड। अगर हमें जीरंड लगाना होता तो हम प्रेइंग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें इन्फिनेटिव लगाना था तो हम क्या लगाएंगे? टू प्रे। ओके, टू प्रे इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सी ऑफन गोज टू सिनेमा। व्हाट इज द डार्क बोर्ड। देखिए, जिस पर डैश लगा हुआ है, मतलब जिस पर अंडरलाइन किया हुआ है जिस वर्ड को, उसके बारे में बताना है कि ऑफन है क्या, कौन सा टाइप है। बेसिकली आप ये तो आपको सबको पता है कि एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब का कौन सा टाइप है ये बताना है। ऑप्शन है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज दिस? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, देखिए ऑफन और फ्रीक्वेंटली इस तरीके के जो वर्ड आते हैं, सेल्डम, ऑफन, ठीक है, ये सब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एजाइल। एजाइल का एंटोनिम बताना है। क्या होगा एजाइल का एंटोनिम? ऑप्शन है आपके पास स्विफ्ट, हार्ड, फीबल, स्लो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, ध्यान रहे आपको एंटोनियम ही बताना है, ठीक है। तो एजाइल का एंटोनियम क्या होगा? स्विफ्ट, हार्ड, फीबल, स्लो। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीबल, ठीक है। एजाइल का जो एंटोनियम होता है दैट इज फीबल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14,
प्रोडिगल, प्रोडिगल का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके पास एर्डेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, फ्रूगल, लिबरल। ध्यान रहे एंटोनिम बताना है। ओके, ऑप्शन हैं आर्डेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, फ्रूगल, लिबरल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्रोडिगल किसे कहते हैं? देखिए प्रोडिगल मतलब होता है कंजूस, ठीक है, और फ्रूगल मतलब फिजूल खर्ची करने वाला, ठीक है, तो यही इसका अपोजिट है फ्रूगल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, जेन्युइन। जेन्युइन का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके पास ब्यूटीफुल, अगली, ब्रेव, स्पेरियस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। जेन्युइन का एंटोनिम क्या होगा? यस, द एंटोनियम ऑफ जेन्युइन इज स्पेरियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्यूरियस आर कैप्टन। ओके, तो यहाँ पर बताना है ये जो क्यूरियस कहाँ पर रखे जाते हैं। ऑप्शंस है अ म्यूजियम, गैरेज, आर्सेनल, स्टूडियो। यस, इसका करेक्ट आंसर है म्यूजियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 17, लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कैप्ट इन। बताइए, ऑप्शन है क्लॉक रूम, गैरेज, जू, फैक्ट्री। तो जैसा कि ऑप्शन से आपको क्लियर ही हो गया है, रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर सामान रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कैप्ट इन। कहाँ पर रखा जाता है? गैरेज में, गैराज में, जू में, फैक्ट्री में, या फिर क्लॉक रूम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉक रूम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, गाला डे मीन्स। बताइए, गाला डे का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं टू एंजॉय स्वीट्स, अ फेस्टिव हॉलीडे, डे दे द नेवर कम्स, डे द नेवर कम्स, और नो नन ऑफ द अबव। यहाँ पे द है, ठीक है, दैट नेवर कम्स, इसे दैट मान लीजिए, डे दैट नेवर कम्स। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गाला डे का मतलब क्या होता है? यस, गाला डे मीन होता है आ फेस्टिवल हॉलीडे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, टू ग्रिड अप वंस लॉइंस मीन्स। बताइए, टू ग्रिड अप वंस लॉइन, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं प्रिपेयर फॉर एक्शन, प्रिपेयर टू मीट अ लॉइन, टू टेक रेस्ट, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टू ग्रिड अप वंस लॉइंस, what does it mean? यस, इसका करेक्ट आंसर है प्रिपेयर फॉर एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। देखिए, इसमें से करेक्ट प्रोवर्ब बतानी है। प्रोवर्ब बोलते हैं मुहावरे या फिर जो कहावतें होती थी ना पुराने ज़माने की, अक्सर हिंदी में भी काफ़ी सारे मुहावरे या कहावतें होती हैं, वैसी ही कहावत। ऑप्शन है डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स सिल्वर, या डायमंड कट्स गोल्ड। तो जैसा कि आपको देखते ही पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डायमंड कट्स डायमंड। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें। ओके, और इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक। और इसी तरीके की सीरीज़ मैं डेली लाती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम इसी तरीके से क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज वीडियो भी लाना शुरू करेंगे। साथ ही इस पर आपको नए टीचर के द्वारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस भी मिलनी शुरू हो रही हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही हम अब नई सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को किया करेंगे, प्लस
आपके लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस भी हैं, साथ में अब इंग्लिश की, ये ग्रामर की और लिटरेचर की क्लास भी है। तो आप अपने जीएस के पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं प्लस इंग्लिश के भी। ठीक है, तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, लेट्स स्टडी साथ साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।